ट्रेलर है अभी। आपने कहा सब कुछ किया, कुछ नहीं किया हमने है। जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, उत्तर प्रदेश के नतीजे हिंदुस्तान के लोगों को चौंका दिया था और तब मैंने कहा था इस चुनाव के मैन ऑफ द मैच अमित भाई शाह है, जो संगठन को साधने में माहिर है। आपने कहा सब कुछ किया, कुछ नहीं किया हमने है। जिसके सियासी दांवपेच अचूक हैं। अरे भाई, आपकी पार्टी ने आपका नंबर ही बोलने में नहीं रखा है, क्या खड़े हो कर बोलते? जिसकी रणनीति कभी फेल नहीं होती। एक और करोड़ों रुपया खर्च कर बहुमत खरीदने वाले लोग बैठे हैं और इस पर सिद्धांत के लिए सत्ता छोड़ने वाले लोग। सियासत का वो बाजीगर जिसके नाम दर्ज हैं 370 से लेकर अंग्रेजी कानून तक से आजादी दिलाने का कीर्तिमान, उस शख्सियत को कहते हैं अमित शाह। 313 बदलाव है मान्यवर, और मैं इतना कह सकता हूं कि हमारी न्यायिक दंड प्रक्रिया, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर आमूलचूल परिवर्तन होगा और सबको ज्यादा से ज्यादा 3 साल के अंदर न्याय देगा। कोई उन्हें सियासत का चाणक्य कहता है, कोई सियासत का जादूगर कहता है, तो किसी की नजर में वो सरकार के शाह हैं। लेकिन अमित शाह क्या हैं, ये सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही समझते हैं। मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इसी धरती के संतान अमित भाई का आज बधाई देना चाहता हूं। हिंदुस्तान के हर कोने में भारतीय जनता पार्टी का विजय ध्वज फहराने में वो कामयाब हुए। बीजेपी आज जहां भी है, जितनी भी मजबूत है, उसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी के बाद सबसे बड़ा रोल इसी चेहरे का है। तभी तो इन्हें मोदी गवर्नमेंट का ट्रबल शूटर कहा जाता है। आज उन्हीं अमित शाह का जन्मदिन है। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? जन्मदिन के इस खास मौके पर आज के व्यक्ति विशेष में बात अमित शाह की कि 9 साल में और अटल जी के 6 साल में हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे सर झुकाना चाह पड़े, सीना तान कर मैदान में जाएंगे। जो होनी को अनहोनी कर दे और अनहोनी को होनी, अमित शाह वही नाम है। बायोकेमिस्ट्री से ग्रेजुएशन करने वाले अमित शाह ने जब बीजेपी की कमान संभाली तो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स की केमिस्ट्री ही बदल कर रख दी। शाह जहां जहां प्रचार करने गए, जिधर उनकी निगाह पड़ी वहां कमल खिलता चला गया। उनकी इस बुलंदी से ही शाह को नया नाम मिला, चाणक्य। आज सियासत के इसी चाणक्य का जन्मदिन है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो व्यक्ति विशेष, जिसमें आज बात हो रही है गृह मंत्री अमित शाह की। तीस मई 2019 की शाम अमित अनिल चंद्र शाह। इधर दिन का सूरज अस्त हो रहा था, उधर भारतीय सियासत में एक नेता का उदय हो रहा था। अमित अनिल चंद्र शाह, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। यानी वो तारीख जब सरकार के शाह यानी बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने गृह मंत्री पद की शपथ ली और यहीं से शुरू हुई भारत में परिवर्तन की नई कहानी। गुलाम नबी साहब ने कहा कि धारा 370 ऐतिहासिक है
मैं इसके विवाद में जाना नहीं चाहता, मगर मैं जो बिल लेकर आया हूं वो भी ऐतिहासिक है, इतिहास बनाने वाला बिल। 370 के कारण जम्मू कश्मीर के अवाम आज गुर्बत में जी रहे हैं, गरीबी में जी रहे हैं, उनको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलता। वहां की महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, वहां के दलितों ट्राइबल के साथ अन्याय हो रहा है, वहां भ्रष्टाचार पनप रहा है। और 370 की छाया में तीन परिवार ने जम्मू कश्मीर को इतने सालों तक लूटा है। आज हिंदुस्तान की सियासत के इसी चाणक्य का जन्मदिन है। जिंदगी के 59 बसंत देखने वाले अमित शाह को यूं ही सियासत का चाणक्य नहीं कहा जाता, बल्कि इसके पीछे एक लंबी कहानी है। 26 मई 2014, नई दिल्ली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। वो ऐतिहासिक दिन जब बीजेपी ने हिंदुस्तान की सियासत में सर्वोच्च पद हासिल किया, जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने पहुंचे, तब चर्चाएं आम थी मोदी के नाम की। मोदी मोदी के नारे गूंज रहे थे, लेकिन ये सिर्फ मोदी ही जानते थे कि इस जीत का चाणक्य कोई और है। वो नाम है अमित शाह। संघवी हाईस्कूल के बूथ प्रमुख से लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की उनकी भूमिका संघर्षमय रही है। जब वो संघवी हाईस्कूल बूथ के प्रेसिडेंट थे, तभी से उन्होंने संघर्ष किया है। तभी से वो लोग अहमदाबाद के लिए सोचते थे। अहमदाबाद की सोच के बाद 87 में जब कॉरपोरेशन पहला बना, तब से लेके गुजरात की सरकार और केंद्र की सरकार बनाने में उन्होंने जो संघर्ष किया है, उनके व्यक्तित्व में हर हमेशा के लिए संघर्ष ही रहता है। मोदी को सत्ता के शिखर तक पहुंचाने वाले अमित शाह जब खुद गृह मंत्री बने, तब भी उन्होंने साबित कर दिया कि उनके जैसा कोई और हो ही नहीं सकता। वजह है उनके दमदार फैसले। धारा 370 हटाना हो, सीएए में संशोधन हो, एनआरसी को लागू करने की बात हो, आईपीसी की धाराओं में बदलाव की बात हो, नशे के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक हो, ये फैसले वो हैं जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद अमित शाह को हिंदुस्तान का सबसे धाकड़ गृह मंत्री साबित करते हैं। राज्यों के जब चुनाव आते हैं तो उसके पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आपकी पार्टी करती है। भाई एक मिनट रुक जाओ। 1950 से हमारे हर घोषणा पत्र में है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाएंगे। जी, धारा 370 हटी, कौन सा चुनाव था भाई? राम जन्मभूमि का भूमि पूजन हुआ, कौन सा चुनाव था? ट्रिपल तलाक हटा, कौन सा चुनाव था? हम बिल्कुल मानते हैं कि जो हमने कहा है वो हमने करना है। तो क्या इसके लिए कोई केंद्रीय कानून लाएंगे? क्या करेंगे इसके लिए? यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कोई केंद्रीय कानून लाएंगे? कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे? नहीं, इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? विधानसभा कानून लेकर आएगी, अपने आप इम्प्लीमेंट हो जाएगा। शाह की सबसे बड़ी ताकत उनका अपना मैनेजमेंट और आत्मशक्ति है। ऊर्जा से हर स्तर पर लबरेज रहने वाले शाह जब बीजेपी के अध्यक्ष थे, तब भी उन्होंने तमाम ऐसे फैसले लिए जिनकी बदौलत बीजेपी बुलंदियों तक पहुंची। उन्होंने बीजेपी को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले कोर ग्रुप को किया सक्रिय, फिर खुद ही मिशन मोड में प्रवास शुरू कर दिए। साथ ही अलग अलग क्षेत्रीय बैठकें आयोजित की, जबकि दूसरी तरफ नियमित कार्यकारिणी की बैठकें शुरू की गईं। लोकल स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जिला कार्यालय निर्माण करवाया। इतना ही नहीं, बीजेपी मुख्यालय पर नया और आधुनिक कार्यालय की सौगात दी, तो दूसरी तरफ अपने कार्यकर्ताओं को हाईटेक बनाने के लिए प्रशिक्षण महाअभियान चलाए। ऐसी तमाम गतिविधियां तो अमित शाह की अगुवाई में अंजाम दी ही गईं, जिसकी मदद से आज बीजेपी बुलंदियों पर है। भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद और केंद्रीय मंत्री भी चुनाव लड़ रहे हैं, इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी है, क्या रणनीति है? कोई रणनीति नहीं है। एक चुनाव की दृष्टि से यहाँ के यूनिट को लगता है कि उनके चुनाव लड़ने से फायदा है, इसलिए उनको चुनाव लड़ाया गया है।
आप कह रहे हैं कि आउटसाइडर वर्सेस इनसाइडर का कोई मामला नहीं है और ये विषय खड़ा ही नहीं होता आपके लिए। जिनके पास एजेंडा नहीं है वो ही इस प्रकार के मुद्दे खड़े करते हैं। पर इस विषय से क्या आप भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर लाने की कोशिश है? कोशिश कुछ भी हो, ऐसा कुछ होता नहीं। अमित शाह बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं तो पीएम मोदी के लिए ये सारथी हैं। दोनों की जोड़ी भारतीय सियासत की सबसे हिट जोड़ियों में शुमार है। यानी जहां मोदी वहां शाह, जहां शाह वहां मोदी। आगे हम अमित शाह के सियासी संघर्ष को समझेंगे, साथ ही बात होगी उनके राजनीतिक व्यक्तित्व पर। तो बने रहिए न्यूज 18 के साथ। प्रधानमंत्री के सबसे भरोसेमंद शख्सियत का जन्मदिन है, लिहाजा पीएम ने भी खास अंदाज में ट्वीट कर अमित शाह को बधाई दी। शाह के संघर्ष और सफलता की कहानी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले पीएम का बधाई संदेश देखिए जो बहुत कुछ कहता है। अमित शाह के जन्मदिन पर पीएम मोदी की बधाई। देश के गृह मंत्री अमित शाह को उनके जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी। और ट्विटर पर अमित शाह के लिए लिखा, अमित शाह भारत की प्रगति और गरीबों के लिए बेहतर जीवन को सुनिश्चित करने के लिए उत्साहित रहते हैं। भारत के सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने और सहकारी क्षेत्र को विकसित करने में उल्लेखनीय योगदान देकर एक उत्कृष्ट प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। अमित शाह ने पीएम मोदी की बधाई पर उन्हें धन्यवाद देते हुए ट्विटर पर लिखा, आपकी शुभकामनाओं के लिए हृदय से आभार। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शब्द हमेशा देश की बेहतर सेवा करने के लिए प्रेरणा देने वाले और पथ प्रदर्शक रहे हैं। आपके दूरदर्शी नेतृत्व और मार्गदर्शन में राष्ट्र के लिए योगदान देना वास्तव में एक आशीर्वाद है। अमित शाह के जन्मदिन पर देश भर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल बना रहा। ट्विटर पर उन्हें सुबह से ही बधाई संदेशों का सिलसिला चलता रहा। – 2014 में जो करिश्मा शाह की अगुवाई में हुआ था, उस पर एक बड़ा सवाल उठा 2015 में, जब दिल्ली और बिहार में बीजेपी को हार मिली। तब शाह के नेतृत्व पर सवाल उठा, लेकिन शाह घबराए नहीं। मोदी का पूरा साथ मिला तो शाह ने विरोधियों की करारा जवाब दिया विरोधियों को और 2016 में असम जीत कर दिया। शाह ने संगठन को इतना मजबूत कर दिया कि देश से कांग्रेस का सफाया होने लगा। अमित शाह जब बीजेपी अध्यक्ष बने तो उनकी अगुवाई में 18 राज्यों में कमल खिला। ये तो ट्रेलर है अभी। अमित शाह को खास बनाता है उनका मैनेजमेंट स्टाइल। चाहे चुनाव मैनेज करना हो, चाहे पार्टी मैनेज करनी हो, चाहे फ्लोर मैनेज करना हो, मोदी के साथ अमित शाह हैं तो मुमकिन है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अगस्त में हुए संसद के मॉनसून सत्र के दौरान दिखा, जब अकेले शाह ने विपक्ष की हर रणनीति फेल कर दी और अल्पमत में होने के बाद भी राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पास करा लिया। 2015 में यहां स्थिति बदली और यहां एक ऐसे दल की सरकार आई जिसका मकसद, मुझे कोई झिझक नहीं है कहने में, जिसका मकसद सेवा करना है ही नहीं, झगड़ा करना। प्रॉब्लम ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार का नहीं है, विजिलेंस को कंट्रोल में लेकर बंगला जो बना दिया है इसका सत्य छुपाना है। जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसका सत्य छुपाना है। ये शाह के मैनेजमेंट का ही कमाल है कि राज्यसभा में अल्पमत के बावजूद बीजेपी ने दिल्ली सेवा बिल 7 अगस्त को पास करा लिया और शाह ने साबित कर दिया कि उनकी रणनीति के आगे समूचा विपक्ष कहीं नहीं टिकता। मैं आपको बताता हूं भाई, हम संविधान में बदलाव इमरजेंसी डालने के लिए नहीं लाए हैं।
हम संविधान में बदलाव उस वक्त की तत्कालीन राष्ट्रपति की सदस्यता जो चली गई थी, इसको पुनर्जीवित करने के लिए नहीं लाए हैं और इमरजेंसी डालकर लाखों डेमोक्रेटिक कार्यकर्ताओं को जेल में अरे खड़गे जी सुनिए, मैं धैर्यपूर्वक सुना हूं। कांग्रेस को लोकतंत्र पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आप क्या बात करते हो लोकतंत्र की? पीएम मोदी की नजर में अमित शाह की कितनी अहमियत है, ये इसी बात से समझ सकते हैं कि जब अगस्त में विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया और पीएम मोदी ने सदन में हुंकार भरी, तो जितनी बार विपक्ष पर उनका वार हुआ, करीब उतनी ही बार वो अमित भाई कहकर शाह को याद करते रहे। अधीर बाबू को क्या हाल हो गया? उनकी पार्टी ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। ये तो कल अमित भाई ने बहुत जिम्मेवारी के साथ कहा कि भाई अच्छा नहीं लग रहा है, और आपकी उदारता थी कि उनका समय समाप्त हो गया था, तो भी आपने उनको आज मौका दिया। लेकिन गुड़ का गोबर कैसे करना, उसमें ये माहिर है। अमित शाह सिर्फ सरकार के संकट मोचक नहीं हैं, बल्कि पार्टी को भी हमेशा संकट से बचाते रहे हैं। जब अमित शाह अध्यक्ष थे, तब देश के 18 राज्यों में बीजेपी सत्ता में थी। देश की लगभग 70% आबादी पर बीजेपी शासन चल रहा था। तो तब उन्होंने पाया कि उत्तर प्रदेश में हम कभी स्थानिक इकाई के चुनाव तो लड़ ही नहीं रहे हैं, तो उन्होंने पहले वो लोकल इलेक्शंस लड़वाए। उन्होंने कहा कि लोकल इलेक्शंस फाउंडेशन है, पूरा बेस है, तो लोकल इलेक्शन ही अगर हम पूरे सीट पे नहीं लड़ेंगे तो कैसे पार्टी आगे बढ़ेगी। तो उन्होंने लोकल इलेक्शंस लड़वाए। तो ये एक बहुत बड़ा कदम था, जिससे उत्तर प्रदेश में भाजपा को अच्छी सीट आगे जाके मिली। आज बीजेपी जिस मुकाम पर है, बेशक उसमें अमित शाह का एक अतुलनीय योगदान है। उन्हें करीब से जानने वाले कहते हैं कि शाह किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते, मेहनत से पीछे नहीं हटते, फिर चाहे हालात कैसे भी हों। मुझे अभी तक याद है घटना, हम लोगों को 1 नवंबर में हम लोग बंगाल के लोग एक बहुत बड़ी जनसभा करते हैं और अमित शाह जी को उस रात को बहुत ज्यादा दर्द हुआ था दांत में, तो उसके लिए वो इतनी था कि उनको पेन इतना था कि वो इंजेक्शंस लेकर, मगर उन्होंने कहा नहीं, इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है और जनसभा है, 3 लाख के ऊपर लोग थे, तो वो इंजेक्शंस एक नहीं 2-3 इंजेक्शंस लेकर वो आए थे, खाली इसलिए कि कार्यकर्ताओं का मनोबल न टूटे। इतना ही नहीं, अमित शाह ने बीजेपी के बैनर तले 1992 में गठित एनडीए को भी नई मजबूती दी। यानी शाह ने सहयोगियों को जोड़ने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने यूपी में अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, ओपी राजभर को बीजेपी के साथ जोड़कर नई मजबूती प्रदान की। तो बिहार में भी उन्होंने जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, पशुपति पारस जैसे सहयोगियों को एनडीए से जोड़ लिया। मोदी के इशारे पर अमित शाह मिशन को अंजाम देने में जुटे, तो देश भर में 38 सहयोगी दल एनडीए के साथ खड़े हैं। मान्यवर, हमारे एनडीए का कुंबा मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में, हम देश में सिद्धांतों की राजनीति को प्रस्तावित करने के लिए राजनीति में है। येन केन प्रकारेण सत्ता को बचाने के लिए राजनीति के अंदर नहीं है। और ये 2 चरित्र आज इस विश्वास प्रस्ताव पर की चर्चा के माध्यम से मैं 130 करोड़ की जनता को याद कराना चाहता हूं। एक और करोड़ों रुपया खर्च कर बहुमत खरीदने वाले लोग बैठे हैं और एक बार सिद्धांत के लिए सत्ता छोड़ने वाले लोग बैठे हैं। जनता, देश की जनता ने एक गृह मंत्री के तौर पर
शाह के अडिग इरादों ने देश को नई मजबूती दी है। चाहे सीमा पर जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात हो या फिर एलओसी और पीओके जैसे मुद्दे पर उनका दमदार स्टैंड, शाह के इरादों से साफ पता चलता है कि राष्ट्र पहले है, राष्ट्रवाद पहले है और फिर दूसरी चीजें। सीए का जिक्र भारतीय जनता पार्टी के नेता और आप भी काफी करते हैं। क्या आपको लगता है कि सीए बंगाल के लिए आपका पॉलिटिकल प्लान है? एक नहीं, देखिए, सैद्धांतिक रूप से जो शरणार्थी आए उनको भारत के सभी नेताओं का आजादी के वक्त से एक आश्वासन रहा जी कि आपको यहां की नागरिकता देंगे। अब 70 साल से किसी ने ये नहीं करा। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के अपने चुनाव घोषणा पत्र को, सीए को हमने चुनाव घोषणा पत्र में रखा था और 20 में हम कानून लेकर आए। इसको मैं नहीं मानता राजनीतिक दृष्टि से देखना चाहिए, मगर जब आप सीए का विरोध करते हो तो ऑटोमेटिक चीज पॉलिटिकल हो जाती है। और मैं इतना ही पूछना चाहता हूं, जो पार्टियां विरोध करती हैं, जो शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता मिले, उसमें भला विरोध क्या हो सकता है? अमित शाह जितने समर्पित राष्ट्र के प्रति हैं, उतने ही पार्टी के प्रति भी। अमित शाह के बारे में कहा जाता है कि वो विचारधारा, कार्यकर्ता और कार्यालय के प्रति समर्पित नेता हैं। ऐसा उनके व्यक्तित्व में झलकता भी है और अमित शाह के इन्हीं विचारों ने आज भारत की सियासत में उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अमित शाह की सियासत अमिट है, खुद अजय रहे। पार्टी को भी ऐसे विजय रथ पर सवार होकर हाँका जो कभी रुका ही नहीं। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, रेगिस्तान से मैदान तक अमित शाह विजय का दूसरा नाम बन गए। शाह मुकद्दर को मुट्ठी में करके राजनीति में उतरे और सियासत के शिखर पर जाकर ही ठहरे। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। अगले रविवार व्यक्ति विशेष में फिर मिलेंगे किसी नए चेहरे, नई शख्सियत के साथ। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18।